30 मिनट के गैप पर रखेगा। कितना पर? जैसे रूस में ही अगर 11 समय जोन है तो 11 समय जोन में आधा घंटा के अंतर पर होगा। कितना पर होगा? आधा घंटा अंतर होगा। पश्चिम ही जाएंगे तो आधा घंटा के अंतर पर होगा। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यही विश्व के समय को दो भाग में बांटता है। इधर को हम लोग बोलते हैं प्लस जोन, इधर को माइनस जोन। सीधी सी बात है कि इधर को प्लस जोन इसलिए कहते हैं कि सूर्य की किरणें पहले किधर पड़ती है? पूरब साइड में पड़ती है ना, पूर्व साइड में, और पश्चिम में बाद में पड़ेगा। किरण पड़ने वाली बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तनी ग्लो पे जाइए, क्योंकि आज बहुत सवाल बताना है। पहला चैप्टर पहले मानचित्र का चैप्टर है, ताकि वही आपको बढ़िया से बताएं। आशीष का तबीयत खराब हो गया तो बोले कि सर बात नहीं आ पाएगा। लेजर लाइट किसी के पास है? नहीं, कहाँ से काम चलेगा? मोबाइल का टॉर्च चलाओ। आज मानचित्र के टॉपिक है, बढ़िया समझिए मानचित्र, बहुत सी मानचित्र बताएंगे आपको। चलो अब देखो, ये है आपका 0 डिग्री धरे होगा, 5 डिग्री, 8 डिग्री, 0 डिग्री और देखो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री। तो यहीं पे एक काल्पनिक ड्यूटी बना है, लंदन यही से होता है, क्योंकि लंदन है ना, यहाँ पे LA लंदन। अब यहाँ से जब 0 थोड़ा सा ये घूम गया है, अब देखो यहाँ पे अपने मोबाइल का ये बिंदु देखना, जो दिख रहा है चमक रहा है, तो इसके इधर वाला किधर है? पूरब साइड में। इधर क्या है? तो मान लो कि इस बिंदु पर हम भारत ले आते हैं समझने के लिए। भारत में चमक रहा है, भारत में ना, भारत में चमक रहा है। तो भारत में अगर पहली बार किरण पड़ रही है तो अब ये तो ग्लोब घूम रहा है, तो पहले भारत में दिन होगा, तब इधर दिन होगा। घूमते 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 हर एक जगह पर सूर्य की किरण क्या होगी? पड़ती जाएगी। जिन जगहों पर पड़ती जाएगी उधर क्या होता जाएगा? भोर होता चला जाएगा। तो इसलिए पहले भोर किधर होगा? पूरब में, अब बाद में भोर किधर हो रहा है? पश्चिम में। तो इसलिए पश्चिम वाला समय का जोन क्या होता है? पीछे होता है। इधर दिन पुराना हो जाएगा, इधर दिन सूर्योदय होगा। तो इसीलिए बांटा गया, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसलिए पश्चिम से पूर्व घूमती है तो पूरब में सूर्योदय होता है। अगर पृथ्वी घूमती पूरब से पश्चिम तो पश्चिम में सूर्योदय होता है। गर्मी है ना सोते जी, गर्मी लग रहा है। हाँ, तो ये तो अब देखिए, आपको इसे और समझना है, क्योंकि बाद में इस पर आएंगे। तो कल जो हम लोग बता रहे थे कि कौन समय आगे पीछे कैसे कैसे होगा, तो वो ग्रीनविच मीन टाइम से समय आगे पीछे होगा। एक सवाल हमको बता दीजिए, तब हम आगे बढ़े। दूसरा सवाल लिखिए, एक सवाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कल कितना कंफर्म हुआ है, ये सबको अपने से बना देना है सही से। 115 डिग्री 115 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम का 5 बज रहा है। 115 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम का 5 बज रहा है। ठीक, तब 45 डिग्री पूर्वी बोले है ना, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? निकालेंगे कैसे? पहले एक लाइन खींचेंगे, बीच में डिवाइड करेंगे। ठीक, अब लिखिए पश्चिम, पहले पूर्वी पर है ना समय, तो पूरब में खींचिए लाइन। पूरब में कितना डिग्री खींचोगे? एक खाली एक बिंदु दे दो। यहाँ तक खूब 180 होता है, तो आपसे कितना पूछा गया है? तो मान लो 115 यहाँ होगा, तो 115 पर समय लिख दो, क्या हो रहा है? अब पश्चिम कितना डिग्री कहा गया है? तो 45 लिखो कहीं पे। अब टोटल देशांतर निकालो, लिख दो पहले वहां पे 45 डिग्री लिख दो। अब टोटल दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा? निकालो, कितना देशांतर का लिखो। पहले बाबू यहाँ से यहाँ 45 तो हो गया, और यहाँ से कितना हो रहा है?
115, तो 115 प्लस 45, काली भैया कहाँ गई? दोनों लड़ाई की एक मतलब ये कहीं बिल्डिंग बुरा के लोग पता नहीं चलता है। अब 170 डिग्री में क्या करोगे? 160 लगता है बैंक में स्पेशल निकाला है, पैसा घोटाला की होगी। 160 तो 40 आया, थोड़ी से उसको ये करेंगे सर। कितना देशांतर हुआ? कितना शब्द हुआ? कैसा? टोटल देशांतर तो 160 हुआ। हाँ 108। इसको हम लोग बदलेंगे घंटा में, कैसे घंटा बदलेंगे? तो 4 से ये करेंगे सर। जी हाँ तो 40 आएगा। हाँ 40 आएगा। 40 घंटा हो गया। कितना समय अच्छा वो 4 डिग्री का समझ में आ रहा है? तुम सोच नहीं रही हो, डरो मत। अभी 160 डिग्री है वो ये हमको बताओ कि ये जो 115 डिग्री है तो इससे कितना देशांतर आगे होगा? एक देशांतर पर जब 4 मिनट का अंतर हो रहा है तो 160 देशांतर पर कितना मिनट अंतर होगा? तो 160 गुने 4 भागा 60, 160 गुना 4 अब बटे 60 निकल जाएगा। कितना घंटा अंतर हुआ? गलत। नहीं सर 10.6 ही आएगा। कितना? 10.6 10.6 ना रहा है। हाँ। तो 10.6 मैंने कितना हो गया? 10 घंटा 6 मिनट 6 मिनट। तो 10 मिनट इधर होगा, इधर होगा, मतलब इधर होगा तो कितना समय होगा बताइए? 5 बजे तो 5 बज रहा है तो समय पीछे है। हाँ पीछे है। तो क्या होगा? 10 में से 5, 10 में से 5 में 5 हो गया 5। तुम बताओ छोटू। बोर्ड बता दीजिए, सही बात क्लियर कर। बता देते हैं, बोर्ड बता देते हैं, तुमको बता ही देते हैं। हाँ 5 बजे कितना समय हो रहा होगा 45 डिग्री पर? 4 5 में से 6 मिनट लगेगा तो कितना होगा? 4 54 होगा। हाँ 4 54 होगा। चलिए अब बोर्ड पर देखिए, सही भी हो तो आप लोग देख लीजिए बोर्ड पे। 10.6 है ना? हाँ? ये 5.5 मिनट से पीछे जाएगा ही। छोड़िए ना मिनट में। रतन इस चीज को जानता है। बनाए थे लेकिन फिर इधर छोड़ दिया। ये क्या है? 0 डिग्री 115 बोला हूँ। यस अभी देशांतर 115 डिग्री क्या है? ईस्ट। ये 45 डिग्री क्या है? वेस्ट। टोटल डिफरेंस कितना हुआ? 45 और 100 कितना होता है? 145 और 15 कितना हुआ? 60। टोटल देशांतर कितना हुआ? 160। कितने मिनट का अंतर होगा इसमें? माने हर एक ना 4 शून्य करेंगे ना, तो 4 0 0 और 4 6 का 24 के 4 और 4 के 4 और 2 640 हुआ। 640 में किससे भाग देंगे? 60 से। कितना भाग में गया? कितना आया? 4 0 40। अब हम लोग देख लेते हैं, हम गलती निकाल दिया क्या? बत्तीस दूनी 64 3 दूनी 10.6 आएगा। 10.6 आएगा सर। ठीक है। 10 घंटा 6 मिनट का अंतर हुआ। हाँ सर। तो जब 10 घंटा 6 मिनट का अंतर हुआ तो यहाँ पर कितना बज रहा है? 5 5 PM बज रहा है ना? हाँ तो 5 PM हो रहा है। देखो छोटी छोटी, कितना समय हो रहा है यहाँ पे? कितना घंटा हमको जाना है पीछे? अब हमको यही बताओ, इधर यहाँ पर 5 PM है
तो 4 PM इधर होगा कि इधर होगा? इसके पीछे बाएं साइड। बाएं साइड इधर कितना होगा? 6 PM होगा। तब मान लीजिए हम लोग हटा देते हैं 10 घंटा जाना है, तब मान लो 5 है तो 4 3 2 1 12 फिर 11 10 कितना घंटा हुआ अभी हुआ? देखिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा, यहाँ पर 9 8 घंटा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 घंटा। तो कितना बजेगा? 7:54 6 मिनट कम है। तो 7 बजे के 54 क्या होगा? AM के PM? AM होगा, क्योंकि PM कहाँ है? इधर है। इधर क्या होगा? तो सुबह का 7:54 बज रहा होगा, AM बज रहा होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कल हम इसे आप लोगों को और पढ़ाए थे इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस क्यों लाया गया? क्या रीजन था इसका? निरंजन जी पता है आपको? अंतरराष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण क्यों किया गया? क्योंकि किसी एरिया में समय का निर्धारण एक ही हो। इंटरनेशनल समय का जो मानक था उसका मतलब था कि प्रशांत महासागर इलाका क्या है? बहुत बड़ा है। कोई जहाज जब प्रशांत महासागर में घुसता था तो वहां का समय का सही पता नहीं चल पाता था कि क्या समय हो रहा है, जहाज किस देश में जा रहा है, क्या समय हो रहा है। तो इस इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में इस बात को तय किया गया कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाएगा, इंटरनेशनल डेटम लाइन माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसलिए क्योंकि दुनिया के अधिकांश जहाजों का आवागमन से क्या होता रहता है। तो 180 डिग्री इंटरनेशनल डेटम लाइन थोड़ा सा हम क्लियर ऑल कर देते हैं। और तिथि गलती फिर हम दोनों में शिकार होता है। क्या आ गया जी? कौन सा फिगर से? ये वाला सही है, ये वाला ये वाला देखिए इंटरनेशनल डेटम लाइन का मतलब हुआ कि कौन सा ओशियन है? प्रशांत महासागर। निरंजन जी देख लीजिए, प्रशांत महासागर। अब किसी भी देश का समय जोन एक भाग में जाता है, लेकिन कल मैं बताया था कि जो देश पश्चिम और पूरब की ओर अधिक चौड़ा हो, रसिया कहाँ है? यहाँ पे है, रसिया है ना। तो रसिया पश्चिम और पूर्व में क्या है? अधिक चौड़ा है। तो एक देश में कितने समय जोन बटे गए हैं? 11 समय जोन। अब देखिए ये जो यहाँ पर 12 मत देखिए, आप इसको मान लीजिए 180 डिग्री मान लीजिए। कितना? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। क्या माना गया है? तिथि रेखा।
मतलब कि इस लाइन के दोनों ओर के समय में एक दिन का क्या होगा, अंतर होगा। तो एक दिन का अंतर कैसे निकाला जाएगा, एक दिन का अंतर कैसे निकाला जाएगा रतन जी? रेखा से अब ये बताइए, देखिए यहां से चला है, ध्यान दीजिए, यहां से चला है, अगर ये लाइन सीधे आता, अगर ये लाइन सीधे आता तो रसिया का भाग कितना चला जाता, रसिया के एक ही देश में अंतर हो जाते 2 दिन का। इधर कुछ और दिन होता, इधर कुछ और दिन होता। अगर देखा जाए इस लाइन को मिलाया जाए तो रसिया का कुछ भाग कहाँ चला जाएगा, इंटरनेशनल डेटम लाइन के पूरब में। तो जब पूरब में चला जाएगा, कुछ भाग किधर हो जाएगा, पश्चिम में, तो उसको मोड़ दिया गया। क्या किया गया, मोड़ दिया गया। मतलब कि किसी भी देश का, किसी भी भूक्षेत्र का, उसको उसी समय जोन में रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूरब और पश्चिम क्या किया गया है, खिसकाया गया है। अब सवाल आती है कि इंटरनेशनल डेटम लाइन को कितने जगहों पर मोड़ा गया है, सवाल पूछ देता है, गिनिए इस पर। एक बार सीधे चलाना तो कितना बार मुड़ा, एक बार मुड़ा, फिर नीचे आया 2 बार, 3 बार, फिर नीचे गया 4 बार, 5 बार। अगर इसको हम लोग एक बार मान लें, जैसे 1 2 3, आज एक ही बार मुड़ा गया है, 4, फिर 5 और फिर 6 और एक इधर और कहीं क्या हो जाता है 7 बार मुड़ा है, 7 बार मुड़ा हुआ है। लेकिन किसी किसी किताब में देता है कि अंतर्राष्ट्रीय डेटम लाइन 5 बार मुड़ा है, गलती है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मुड़ा ज्यादा है, तो इस जगह पर कम से कम अंतर्राष्ट्रीय डेटम लाइन को 7 जगहों पर मुड़ा गया है। देखिए यहाँ पर कई ऐसे द्वीप हैं, आप लोग अपने एटलस देखिएगा, नाम स्पष्ट आएगा। कई ऐसे द्वीप हैं जो किसी एक ही देश के चाहे भूक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी द्वीपों को एक ही देश के टाइम जोन में रखने के लिए देखिए इसको कितना मोड़ दिया गया है। अब बात आती है कि इस इंटरनेशनल डेटम लाइन के समय, दोनों ओर के समय का अंतर कैसे निकालेंगे। निरंजन याद आ रहा है आपको, कैसे याद आ रहा है, बताओ रतन कैसे निकालोगे, मुर्तजा पढ़ाए थे अभी। अंतर्राष्ट्रीय, देखिए हमको अच्छा लगता है ना जब पढ़ा दिया जाए और बच्चे बोलते हैं कि नहीं समझे, याद है तो अच्छा लगता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों के, अच्छा इधर का समय प्लस में है कि माइनस में, माइनस में है, तो समय का हम अंतर करेंगे तो प्लस वाला में घटाएंगे कि माइनस वाला में घटाएंगे, प्लस वाला। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपया है और मोनी के पास 8 रुपया है, ठीक, तो हम देंगे या कि ये देगी, हम बराबर करने के लिए प्लस हो देगा। तो पूरब जाने पर समय को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, किताब में छोड़ जो लिखा है आप स्पष्ट देखिए सामने, इधर ऑलरेडी प्लस में समय है, पूरब में क्या है हाफ जो, इधर क्या है स्लो जो, तो जोड़ेंगे किसको, घटाएंगे किसको, प्लस वाला को जोड़ेंगे माइनस में, नहीं सर, प्लस वाला को घटाएंगे, प्लस में से घटाएंगे। अब मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके कोई जहाज सोमवार को पूरब की ओर जाता है, अच्छा ये इधर, हाँ इधर से इधर जा रहा है, पूरब पूरब जा रहा है ना? पूरब जा रहा है, हाँ। इधर पश्चिम में था, लेकिन सोमवार को पार कर रहा है। सोमवार का मतलब पूरा हम लोग 24 घंटा मान लेंगे, ठीक है सर। लेकिन किसी भी देश की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1 मिनट से, 0 से। तो मान लीजिए कि शुरुआत होती है 12 AM से, रात में कितना बजता है 12 AM, तो रात्रि में 12 AM को मान लीजिए यहाँ से पार करता है, तो इधर कौन सा दिन मिलेगा उसको, घटाएंगे या कि घटाएंगे सर, घटाएंगे। उसको रात का मतलब वो संडे का 12 बजेगा उसका, एक दिन का संडे का रात का 12 बजेगा, हाँ जैसे 12 अगर सुबह में है, अगर सुबह वाला दिन है सर, एक दिन मंडे, तो उसको संडे पड़ेगा ना सर, इधर आएगा तो एक दिन घटाएंगे ना उसमें। जैसे मान लीजिए कि आप पूरा दिन सोमवार में चले, पूरा दिन हाँ। सोमवार में चले, यस सर। सर मैं थोड़ा सा पहले गलती बोल दिया, मान कोई दिन एक हम कहे सोमवार, सोमवार कितना घंटा का होता है 24 घंटा का, तो कोई जहाज सोमवार को इधर से इधर जा रहा है, इधर, तो सोमवार कितने घंटा का है, तो इसमें से कितना घंटा घटाएंगे, एक दिन 24 घंटे घटाएंगे, घटाएंगे ना, तो सोमवार में से 24 घंटा घटा दिए, संडे होगा, संडे नहीं तो ऐड करेंगे तो मंडे होगा, संडे ही होगा, घटाने के लिए बोल रहे हैं। आप लिखिए, कॉपी पे लिखिए, सोमवार इज इक्वल टू 24 घंटा, तुम्हारे जीवन में मंडे बोलते हैं बराबर 24 घंटा। सोमवार कितने घंटा का हुआ, 24 घंटा का, तो 24 घंटे 24 घंटा घटाइए, तो घटाइए, अभी घटाओ, 24 में से 24 घटाओ, 0, तो सोमवार फिर से शुरू हो जाएगा,
अर्ली मॉर्निंग पहुंचेगा। हाँ एकदम। फिर उस सोमवार कितनों दिन जिया हो, 2 मिनट जिया हो चाहे 24 घंटा जी लिया हो, उसे सोमवार को फिर 0 मान लिया जाएगा कि अब ये सोमवार में से सोमवार घटाएगा, स्वाति में से स्वाति घटाया जाए तो स्वाति की पुनः जन्म हो जाएगा, नहीं जन्म हो जाएगा। स्वाति माइनस स्वाति माइनस फिर से स्वाति, शुरू से बचपन से। हमारा अगर उम्र 42 साल है तो 42 साल में से अगर 42 साल घटा दिया जाए तो मैं 0 साल का हो जाऊंगा। तो सोमवार में से अगर सोमवार को घटा दिए तो सोमवार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। तो इससे अगला दिन कौन प्राप्त होगा, सोमवार। क्या प्राप्त होगा, सोमवार। फिर शुरुआत से रात के 12 AM शुरुआत होगा। अब चलिए इधर मान लीजिए कि सोमवार है, इधर क्या है, सोमवार है, और इधर जा रहा है पश्चिम की ओर। तो सोमवार है तो इसमें 24 घंटा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिखिए तो मंगलवार का सुबह पहुंचेगा। लिखिए पहले लिखिए ना, पहले लिखिए सोमवार 24 घंटा, ठीक। फिर 24 जोड़िए, 48 कितना इसको डायरेक्ट मिल गया, सोमवार पूरा मिल गया और मंगल पूरा मिल गया। तो शुरुआत कहां से होगा, बुधवार के 0 से। बुधवार के 0 से। अच्छा हाँ, शुरुआत किसमें होगा, बुधवार के 0 से होगा, नहीं होगा। तो सोमवार पूरा मिल ही गया उसको, अगला एक दिन पूरा दे दिया गया, माने मंगल पूरा दे दिया गया, तो मिलेगा क्या, बुधवार 0 से बुधवार की शुरुआत हो जाएगी। माने पूरा उसको बेनिफिट एक दिन का हुआ। माने सोमवार तो था ही, लेकिन उसको मंगल का क्या कर दिया गया, पूरा बेनिफिट दिया गया। तो कोई जहाज अगर पूरब से पश्चिम जाता है तो उसे 24 घंटे का लाभ, और कोई जहाज अगर पूरब से पश्चिम जाता है तो उसे एक दिन क्या हो जाएगी, पश्चिम से पूर्व जाने के बाद एक दिन का लाभ, आप पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन का लॉस। लिख लीजिए पश्चिम से पूरे दिन। कुछ पॉइंट लिखिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, नवरत्न जी भुला रहे हैं आप, आज के दिन में एग्जाम होता था पढ़ाया हुआ 0 हो जाता आपका। तो रिवीजन छूट गया है ना, इसलिए हम लोग बनाते थे। राष्ट्रीय तिथि रेखा। हाँ, इस समय फोन बाबा जी नहीं कर देते हैं, फोन बाबा लोग नहीं कर देते। माई से बतियाने में 3 घंटा निकल जाएगा, भैया से 3 घंटा, भाभी के भैया से बतियाने में 2 घंटा। चलिए लिखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को 1984 में हुए 1984 में हुए अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में घोषित किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि महासागरीय क्षेत्रों में, कोस्ट में प्रशांत महासागर, महासागरीय क्षेत्रों में जलयानों के गुजरते समय दिन और समय का सही आकलन नहीं हो पाता है। दिन और समय का सही आकलन नहीं हो पाता है, हो पाता था। अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर के समय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर के समय में 12+12, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर के समय में 12+12 अर्थात 24 घंटे का अंतर होता है, अर्थात 24 घंटे का अंतर होता है।
24 घंटे का अंतर होता है। अगला पॉइंट, जब कोई जलयान इस तिथि रेखा को पार करके इस तिथि रेखा को पार करके पूर्व की ओर जाता है तो उसे एक दिन की हानि होती है। क्योंकि पूर्व का समय आगे चल रहा होता है। इसलिए उसमें से एक दिन घटाकर समय को बराबर किया जाता है। ठीक इसके विपरीत पश्चिम की ओर जाने पर जलयान को एक दिन का समय लाभ होता है। क्योंकि वहां का समय पीछे चल रहा होता है। तो उसे एक दिन का लाभ देकर समय को बराबर कर दिया जाता है। अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 7 जगहों पर मोड़ा गया है। ऐसा इसलिए कि देशों का समय एक ही समय जोन के अंतर्गत निर्धारित हो सके। समझ में आया बात? टाइम निकालने अब आ जाएगा ना? 1 घंटा मेरे साथ बैठना, तो बताएंगे बढ़िया से। दूसरा सवाल पूछे, आपको अब टाइम निकालने आ जाएगा। अब हम आपसे सवाल पूछो मोनी। सर एक बार हमको फिर से बता दीजिए टाइम, हम फिर से भूल गए हूँ। बता दीजिए, बनाती थी सर। अच्छा बता देंगे। अच्छा चल अभी बताओ जो बताएं इस पर। कोई जहाज शनिवार को दिन के 12 बजे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पूरब की ओर जा रहा है तो उसे कौन सा समय प्राप्त होगा? शनिवार को जा रहा है तो हाँ, पूरब की जा रहा है पूरब की ओर जा रहा है तो शनिवार को, उससे अगला दिन कौन प्राप्त होगा? सर मंडे प्राप्त सुबह शनिवार में फिर शनिवार की सुबह हो जाएगा। हाँ, शनिवार को सुबह ही हो जाएगा। माने 12 AM हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? दिमाग तनी अब सर पे लगाओ, देखो जी। यहाँ ध्यान लगाओ। हाँ सर हाँ। तुम छोटी बताओ। कोई जलयान, पढ़ो उसको। कोई जलयान अगर गुरुवार 10:45
45 मिनट पर पश्चिम की ओर जा रहा है, तो उससे अगला समय, चाहे अगला दिन कब और समय क्या प्राप्त होगा? शनिवार। समय क्या होगा? 10:45 शुरुआत हमेशा समय होता है 12 AM से जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, समय कितना भी घड़ी में हो, लेकिन उसको जब पूरा समय दिया जाएगा तो पर्व शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। अब ये बताओ, छोटा सवाल, इंटरनेशनल डेटम ग्रीनविच लंदन में रात का 12 बज रहा है। असली सोचिए आप लोग, लंदन में कितना बज रहा है? 12। तब 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 1 बजे। एक क्या PM की AM? AM सर। AM होगा, क्योंकि पूरा में रात पुराना हो चुका है। अब यहाँ रात हुआ है 12 बज रहा है, तो वहाँ 1 बज चुका है। ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि हम मानचित्र का ही टॉपिक है तो हम मानचित्र ही बताएंगे ज्यादा आपको। कैसा बैक में रंजन? वहाँ सर ठीक। होम कैसे आएगा? हम तो एक से कोना बीच में। हाँ ठीक है, जा रहा है। ठीक, देखिए हेडिंग दीजिए, मौसम परिवर्तन। जिससे पूछे वो बता देगा। मौसम परिवर्तन, क्योंकि अब NCERT चल रहा था, NCERT सब खत्म होगा। मौसम परिवर्तन कैसे होता है? जिससे पूछे वो बताएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है स्वाति? 37 झुकी है, झुकी है ना। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाती है? 27.5 सूर्य के चारों ओर एक दिन में नहीं, आधा दिन। इसको बोलते हैं घूर्णन। एक साल में। एक साल और ये सूर्य है तो इसको बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है। तो परिक्रमण कितने दिन में? 365 दिन। घूर्णन 24 घंटे। 24 घंटे। माने एक दिन में पृथ्वी अपने धुरी पर क्या हो जाती है? कितनी झुकी है? 37। पृथ्वी के झुकाव से क्या फायदा होता है? सबसे कितना लिखिए आप लोग, समझिए। पृथ्वी के झुकी होने से क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है तो इससे कुछ असर पड़ता है? मौसम का परिवर्तन होता है। प्लस अगर पृथ्वी अपने जगह पर झुकी नहीं होती तो बहुत जगह का टेम्परेचर एक ही होता है। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है तो क्या होता है? कभी सूर्य के नजदीक आती है, कभी सूर्य से दूर जाती है। तो जब नजदीक भी आ जाएगी, लेकिन जो भाग सूर्य से झुका होगा उधर गर्मी ही नहीं पड़ेगा, ठंडा ही पड़ेगा। मैं आपको फिगर्स दिखा रहा हूँ। आज के बाद ये बिल्कुल जो भी क्लास में बैठे हैं, चाहे जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, याद करो। सबसे पहले पृथ्वी में तो आप देख रहे हैं ना, कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यहाँ दिखाते हैं कैसे झुका हुआ है। पीछे पीछे लाइन से नहीं खींचेगा, झुकेगा। ऐसे खींचेंगे तो लगेगा पृथ्वी क्या हुआ है? झुका हुआ है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब इसको हम लोग बीच में सेंटर मान लें और इससे एक लाइन खींच दें ऐसे, तो ये लगेगा कि ये कोण कितना डिग्री का है? 23 डिग्री। ये कोण आपका 23.5 झुकी है, मतलब कि ये झुकी है 23.5। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसमें से 23.5 घटा दें कितना बचेगा? 66 ना। तो अगर इसको हम इस कोण को 90 डिग्री में से ई झुकाव उठा लें तो पृथ्वी अपने कक्षा से कितना डिग्री कोण बना रही है? 66 डिग्री। चूंकि इसका झुकी हुई है, तो जब 23.5 निकल कितना बच गया? 66 डिग्री। जो ध्यान रखिएगा,
अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री पृथ्वी कोण बना रहे हैं और झुकी है कितना डिग्री 23.5 डिग्री। अब इसका फर्क यहाँ दिखेगा, देखिए बीच में मैंने एक सौंद बना दिया, ठीक, और इसके चारों ओर हम लोग पृथ्वी को क्या करेंगे, घुमाएंगे, कुछ हम दूर रखें कुछ पास रखें, ठीक है, वो होगा तो हम तुलना कर सकते हैं। अब पृथ्वी को एक हम यहां मान लेंगे, कैसे झुकी है पृथ्वी, ऐसे झुकी है ना, एक पृथ्वी हमारा यहां आ गया, क्योंकि 4 को हम समय मानेंगे, अब आपसे मैं पूछूंगा एक फिगर लिखिए, क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो एग्जाम्पल हम भारत से देके बताएंगे। इसमें भारत कहाँ है स्वाति जी? हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी पूर्वार्ध में है। अब भारत का अक्षांश देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 मिनट, मतलब कि ये अगर 0 है तो 8 मान लीजिए यहां से होगा, कुछ पर होगा, और 37 यहां होगा, और देशांतर कितना है 68 7 97 25, तो ये इलाका मान लीजिए यहाँ होगा, ये क्या होगा यहाँ होगा। तो हम लोग भारत का मोटा मोटी मान लीजिए कहाँ पर है, सभी में भारत को हम लोग कहाँ मान लिए, बोला भारत यहाँ पर, कोई शक है? थोड़ा और इसमें नीचे जाना, ठीक। अब यहाँ भारत है, अब आते हैं भारत में सबसे गर्मी कब पड़ती है? 21 जून, क्योंकि 21 जून को सूर्य कहाँ होता है, कर्क रेखा। तो मान लीजिए कि कर्क रेखा मतलब सूर्य की नतीजा हो बिल्कुल सामने होगी, ये है 21 जून। जून के बाद कौन मौसम आता है, फिर सितंबर। तो 23 सितंबर, ये तारीख हुआ 23, हम 3 महीना ले रहे हैं सितंबर, ध्यान रखिएगा। सितंबर के बाद क्या होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसको हम मानते हैं 22 दिसंबर। जनवरी फरवरी मार्च, इसको हम मानते हैं समय को 21 मार्च। अब आप लोग सूर्य के सापेक्ष के अनुसार मौसम का ठंडा गर्म निकालिए। देखिए पृथ्वी झुकी हुई अगर नहीं रहती, सीधी होती, तो ये भाग कहाँ रहता है, ऊपर, और इतनी ठंडा नहीं होता दिसंबर में। दिसंबर में भारत में क्या होता है, ठंडा। भारत कहाँ है, सूर्य की किरणें बिल्कुल यहाँ तिरछी पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, ऑपोजिट दिशा में दिख रहा है भारत, और फिर घूमता रहेगा, कभी भी सामने नहीं आएगा, कभी भी सामने नहीं आएगा, तिरछा होकर घूमता रहेगा, मतलब कि ऐसा ही होकर क्या घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तब भारत जहां है हमेशा तिरछा रहेगा, सूर्य से क्या होगा, दूरी पर। दिसंबर के ठीक उल्टा सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ता है, जून में। देखिए जून, सूर्य के ठीक सामने भारत पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है ना, सूर्य के ठीक सामने भारत पड़ रहा है, माने कर्क रेखा पर ठीक सामने सूर्य पड़ रहा है, भारत के बीचों बीच क्या हो रहा है, चमक रहा है। तो भारत में क्या है, भयंकर गर्मी। अब देखिए यहाँ भी इस कंडीशन में और यहाँ भी इस कंडीशन में, मतलब कि ये भाग भी उतनी नजदीक नहीं है, क्योंकि यहाँ नजदीक होता है सूर्य ज्यादा, तो ये भाग भी और ये भाग भी, दोनों कंडीशन देखा जाए तो सितंबर में और मार्च में मौसम एक जैसा होता है। होता है जी, मार्च में मौसम कैसा होता है, सुहाना बसंत ऋतु, और सितंबर में शरद ऋतु। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, तो वर्षा कब खत्म होता है, अगस्त में, तो अगस्त में क्या होता है, शरद।
तो वर्षा विगत शरद ऋतु आई, माने शरद ऋतु मतलब कि हल्का आपको दिन में तो गर्मी लगेगा लेकिन रात सुहावना हो जाएगा। अक्टूबर और सितंबर महीने में हम लोग धूप में निकलते हैं तो क्या लगता है एकदम चमड़ा छिल जाएगा, लेकिन रात में लगता है कि पतला बेडशीट ओढ़े। और अभी भी क्या है मार्च में मन करता है कि दिन में तो गर्मी लग रहा है धूप से, लेकिन रात में मन करता है कि एक बेडशीट ओढ़ के सोएं। तो किस कारण से हुआ? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य से कभी दूर और कभी पास होने के रीजन्स होते हैं। देखिए दिन में हम लोग पास होता है नहीं पास होता है। तो ये फिगर को आप लोग क्लिक कर लीजिए, नहीं तो आपके चला ही जाएगा, ऐप पे चला जाएगा, हम लोग डाल देंगे, याद रहेगा। अब आपसे कोई मोनी पूछेगा सवाल कि 21 जून को भारत में अधिक गर्मी क्यों पड़ती है, इस फिगर को आंसर बताओ। वही होगा कि सर सूर्य में पूरा पूरे भारत में चमकते हैं, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधे पड़ता है और पृथ्वी के झुके होने के कारण भारत उसमें सूर्य के सापेक्ष बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? पृथ्वी के अपने जगह पर घूमने से क्या होता है दिन रात, आज सूर्य के परिक्रमण से क्या हो रहा है मौसम बदल रहा है। तो केवल परिक्रमण से नहीं हुआ, झुकाव होने से भी हुआ। क्या होना से हुआ? अगर झुका हुआ नहीं होता तो इतने मौसम परिवर्तन नहीं होता, कम परिवर्तन होता है। जो नहीं बनाए फिगर बना लीजिए, मोबाइल है तो फोटो खींच लीजिए, बढ़िया आ जाएगा। मोबाइल में रह जाएगा। मानचित्र अध्ययन ही पूरा बताते हैं बढ़िया से। अब लोग मैपिंग कैसे कीजिएगा और जितना हम कहें उतना कर ले, कोई सवाल नहीं छूटेगा। अब बिहार में मैपिंग से पूछेगा सवाल। उनके मोबाइल में भाभी की बहन का फोटो आ गया, खुश हो रहा है। पढ़ते समय मोबाइल देख रहा है। हो गया छोटी? सेकेंड फिगर को फिर से बताइए। बताओ कौन फिगर? 22 दिसंबर है तो उधर सबसे ज्यादा ठंड क्यों पड़ती है? दो रीजन है, एक फिगर और देख बताता हूँ। और के बाद हम लोग सीधा माप 0 डिग्री है। ये क्या है? मकर रेखा, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। कितना डिग्री अक्षांश है? 27 डिग्री। क्या नाम है? कर्क रेखा। भारत कहाँ है? तो पेन पतला करना पड़ेगा। भारत कहाँ है? कर्क रेखा पर मैंने कर्क है, उत्तरी पूर्वी अक्षांश पे है। कर्क रेखा भारत की विषुवत उतरती है ना, भारत यहाँ पर है। अब ये बताओ कि दिसंबर में सूर्य कहाँ रहेगा? कर्क की मकर रेखा पर। मकर रेखा कहाँ रहेगा? मकर रेखा मकर रहेगा ना। तो दिसंबर में सूर्य किस पर चमक रहा है? इस लाइन पे। तो भारत इससे कहाँ है? बहुत दूर है ना। देखिए ऐसे देख लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ पर भारत क्या हो रहा है? बहुत दूर हो जा रहा है।
बुझ रहा है ना। तो मैंने भारत से सूर्य की दूरी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ये ना भारत है छोटी। तो देखो इसमें भी हिसाब देखा जाए तो दिसंबर में सूर्य कहाँ होता है, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, और यहाँ कब होगा 21 जून को। ये कंडीशन 22 दिसंबर की है। इसमें भारत क्या हो रहा है, सूर्य से दूर, अपना झुकी पृथ्वी है। पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है, कभी सामने नहीं आई सूर्य के। अगर सामने आई होती या सीधा होता, झुका नहीं होता, इतना ठंडा नहीं पड़ता, कम ठंडा पड़ता। लेकिन एक तो पहले दूर है, ऊपर क्या है, झुका हुआ है। और यहाँ देखो इस कंडीशन में एक तो नजदीक है और ऊपर से झुका, इधर झुका है, ऐसे ही घूम रहा है। तो ये सारे सामने पड़ेगा ना। और यहाँ पर क्या है, ऐसे घूम रहा है, तो ऑटोमेटिक भाग दूर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो भारत पूर्वी पूर्वार्ध में है ना, तो इसलिए भारत में ठंडा ज्यादा पड़ता है। और कोई सवाल पूछो, सोच के पूछो। नॉलेज जब पूछना नहीं होगा, आप तो दम पढ़ने चाहिए महाराज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो भी सवाल होगा आगे हम सबसे पूछ सकते हो, सर हमको बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग मैपिंग कैसे करेंगे, इस पर क्या लगा है। तो मैं आपको बता ही दिया करती, तो नहीं बताना है। चलिए छोड़ दीजिए, आपको बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ भी देख लीजिए, वहां भी देख लीजिए। ये क्या है, विश्व का मैप। सर बोले कि 10 घंटा 4 मिनट ये होगा, मतलब कितना बताना है, कितना होगा? कितना होगा सर? लीजिए 10 घंटा 40 मैपिंग करने के लिए कुछ चीजें को ज्ञान होना चाहिए। पहला ज्ञान होना चाहिए जो अक्षांश और देशांतर का है। वो ज्ञान आप लोग हो चुका है ना। अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। कितने अक्षांश होते हैं, 180 बोलिए ना, एनसीईआरटी में 180 लिखा हुआ है। 180 और देशांतर 360। अब मैपिंग के लिए और जरूरी होता है कि आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जानना होगा। तो उत्तरी गोलार्ध के कैसे किसको बोलेंगे, 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ पोल तक, माने विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल तक क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। अब विषुवत रेखा से साउथ पोल तक क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब पूर्वार्ध, ठीक, माने गोला का अर्ध किसको बोले, गोलार्ध, गोला के आधे भाग को गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, गोला का आधा भाग। अब 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम, चाहे 0 डिग्री देशांतर के दाहिने हाथ के भाग को क्या बोलते हैं, पूर्वार्ध। क्या बोलते हैं, पूर्वी भाग। और ग्रीनविच के पश्चिम क्या बोलते हैं, पश्चिम या पश्चिमी पश्चिमार्ध बोलते हैं। तो पूर्वार्ध तो हम लोग कितने भाग दिए, गोला कितने भाग बांटती है, 4 भाग। कैसे कैसे बांटती है, उत्तर दक्षिण, पूरब और पश्चिम।
तो किसी भी मैप को जानने के लिए 4 दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। अब इस मैप पर, क्योंकि हम सभी तरह के ला रहे हैं, बड़ी समझाएंगे, इस मैप पर हमको किसी भी देश की स्थिति जाननी है तो पहले हम लोग किसको पकड़ेंगे? इसको नहीं चलेगा, हम किसको पकड़ेंगे? 0 डिग्री, कि कहां से हमारा विषुवत रेखा गुजर रहा है। तो देखिए इसको ही मैप मान लीजिए। तो अब हम मैप मान लीजिए, तो ये हमारा जो मोटा लाइन क्या दिखा रहा है? देशांतर। तो आपसे सीधा आपसे कोई पूछेगा कि कनाडा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी तो गोलार्ध। आपको पता है कि कनाडा यहाँ है तो क्या होगा? छोटा सा शब्द शुरुआत करते हैं। कनाडा उत्तरी गोलार्ध में है और ब्राजील दक्षिणी गोलार्ध। किस गोलार्ध में है? भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। चलिए, ये तो आप लोग जानते थे। अब हमको ये कौन बताएगा? लगा दीजिए और उसको सेट कर दीजिए कि सोमालिया किस महाद्वीप में, ऐसी गोलार्ध में? उत्तरी दक्षिणी में? दक्षिणी में। यहाँ तो हमको उत्तरी दिख रहा है, सर वहाँ से अच्छा थोड़ा सा का है अंदर। थोड़ा दक्षिणी। हाँ हाँ। माने ये थोड़ा सा सोमालिया, जिबूती, वो सब जो है। हॉर्न ऑफ सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हार्न ऑन ट्रिप कहते हैं। हार्न माने क्या? ये भाग कोना की तरह समुद्र निकला है, सिंह की तरह निकला चीन हुआ। की तरफ। इसको हार्न ऑन ट्रिप, हार्न माने क्या होता है? सिंह निकला हुआ। बहुत चीजें इसमें बताने वाली है, आपको बताएंगे। ये देख लीजिए, क्या इसमें वर्क करना है वही बताते हैं, क्योंकि अब वित्तीय से सब पूछेगा क्या करके लाना है, मैं आपको कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब हम खींच लेंगे, छोड़ बेल में फिट कर दिया, आगे बढ़ेंगे। अच्छा है, इसमें जरूरी दिया हुआ है। अब देखिए, किसी भी देश की जो स्थिति है, आइए कह रहा था लोगों की काली मर गया। ऐसे क्या बोलना था तुम? काली मर गया। तो ये लोग दोनों एक ही बिल्डिंग में, लेकिन ऊपर आता है नीचे रहता है, इसलिए पता नहीं सिर्फ चलता है। नीचे से आ जाता है। चलिए हम आते हैं वर्ल्ड में। ये क्या है? ये क्या है जी? फिर वर्ल्ड मैप है। ये है हमारा 0 डिग्री। पेन सेट कर लिए। ये है 0 डिग्री। अब थोड़ा सा मोटा लाइन से देखिए आप। आपको वर्क कैसे करने हैं मैं आपको बता रहा हूं। और ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। अब ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वार्ध पश्चिमार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध पूर्वार्ध पश्चिमार्ध। अब आपसे कोई सवाल क्या पूछता है? पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है नवरत्न? कैनबरा। तो कैनबरा जो राजधानी है, मुझे नहीं पता है कि पूरा में होना चाहिए, तो पूरा में ही है, क्योंकि पूरा में बरसों अच्छा हरा भरा रेगिस्तान है। तो कैनबरा जो है वो जो साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? नहीं दक्षिण अफ्रीका राजधानी कहाँ है? बोला है सब कोई? प्रिटोरिया का राजधानी है।
कैसा? प्रिटोरिया हाँ उसी का है। उसी का है, हमको याद नहीं है, समझ में कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका। पूछ लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? कैनबरा। और दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन नहीं है ना जी? नहीं सर, पूछ लीजिए, माइंड तो नहीं आ रहा। जोहान्सबर्ग क्या है? केप टाउन, प्रिटोरिया और 3 है सर। प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया, केप टाउन। साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। कह रहा है कि 3 राजधानी है। हाँ 3 राजधानी। केप टाउन हमको भी दिमाग में आ रहा था, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफेटन। अब छोड़िए, हम आपसे ही पूछ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा प्रिटोरिया से उत्तर है कि दक्षिण है? दक्षिण है। क्या सर? प्रिटोरिया से उत्तर है कि दक्षिण है? कैसे बता पाइएगा? उत्तर। बता दिएगा ना? इसका तरीका है, इसका तरीका है कि आप अपने वर्ल्ड मैप पर फेमस देशों के जो राजधानी है, इंडिकेट करो। वो इंडिकेट कीजिए और देशांत अक्षांश रेखा खींचिए और देखिए कि कौन उत्तर है और कौन दक्षिण है। ये हमारे कहने से, यहाँ बोलने से याद होने वाला नहीं है। तो आज का वर्क आपका क्या है कि एक विश्व का सादा मैप मिलता है 1 रुपए का, उसमें विभिन्न पहले महादेशों का नाम लिखिए और महत्वपूर्ण देश ये पूछेगा। ग्वाटेमाला का नहीं पूछेगा, पूछेगा तो बर्लिन का पूछेगा, लंदन का पूछेगा, पेरिस का पूछेगा, मॉस्को का पूछेगा ना, पूछेगा। महत्वपूर्ण देश और राजधानी याद रखिए और राजधानी किस देश की राजधानी उसको इंडिकेट कर दीजिए और तब देखिए। जैसे मान लीजिए तो 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर दिया गया है 23.5 डिग्री। ज्यादा पूछता क्या है? मोटा मोटा लाइन जो आपको याद होगा, कर्क रेखा के उत्तर में पड़ने वाला देश राजधानी कौन कौन से 4 को दे देगा और मकर रेखा के दक्षिण में पड़ने वाले, या आपको नाम दे सकता है कि कर्क और मकर रेखा के बीच में से कौन कौन देश की राजधानी है, 4 नाम दे देगा। कैसे याद होगा? आपको बनाना पड़ेगा। मैप वर्क कोई जन्मभूति नहीं है कि कोई टीचर पिला देगा, आपको उसके लिए वर्क करने पड़ेंगे। तो कल का टास्क लिखिए, ये टास्क आपको करना है। विश्व के सादा मानचित्र पर आप लोग करके दिखाइएगा, तभी हम समझेंगे आप पढ़ रहे हैं। विश्व के सादा मानचित्र पर, प्लेन मानचित्र पर महत्वपूर्ण देश और उसकी राजधानियों को लोकेट करें। महत्वपूर्ण देश और उनके राजधानियों को लोकेट करें, चिन्हित करें और उनका उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, और उनका उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा निर्धारण करें। सब करके लाना है, नीचे लिखिएगा। कर्क रेखा पर उपस्थित विश्व के महत्वपूर्ण देश और राजधानी। कर्क रेखा पर उपस्थित देश के, विश्व के महत्वपूर्ण देश और राजधानी। उपस्थित विश्व के महत्वपूर्ण देश और राजधानी। यह सवाल ऐसे हो सकता है कि इन देशों से कर्क रेखा गुजरती है, नाम दे दिया। अब यहां देखो तो छोटी, ये 23.5 डिग्री है ना, कौन कौन देश गुजर रहा है? मैक्सिको गुजर रहा है, गुजर रहा है ना, क्यूबा गुजर रहा है, इधर देखिए अर्जेंटीना गुजर रहा है, लीबिया गुजर रहा है। पूछ देगा कि नाइजर, लीबिया और चाड, इनमें से कौन कर्क रेखा से गुजरता है? सब गुजरता है, देखें गुजर रहा है ना। नाइजर भी है, लीबिया भी है, चाड भी है और सूडान भी है। इजिप्ट को भी नीचे टच करता है, लाइन यहां से जरा है, इजिप्ट को भी टच करता है। सूडान में है कि नहीं? नहीं, सूडान में नहीं है, सॉरी सूडान में नहीं है, सूडान ऊपर चला गया, नीचे चला गया। ये दिखा रहा है, लाइन करना हो गया है। तो ये आपको तब दिखेगा जब बिल्कुल अपने आप स्केल से क्या करेंगे, खींचेंगे। तो अब ऐसा देखिएगा कि याद करने का तरीका क्या होता है, सब याद करना है। देखना है कि कहां पर वंचित कंट्री है, माना बंच में है, गुच्छे वाले जो कंट्री उनको बिल्कुल याद रखना है।
और गुच्छा अगर कहीं टच कर रहा है तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। और सर जो चर्चा में रहता है उसका भी ज्यादा बिल्कुल, वो भी देखना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका के झील प्रदेश है। 5 झील है। कौन सा झील केवल दक्षिण अमेरिका में है? कौन सा झील केवल, बाकी सब झील कनाडा अफ्रीका दोनों पड़ता है। तो इस सब जगहों को लोकेट कीजिए, लिखिए। आपसे कोई पूछ देगा कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है, किस महासागर में? अटलांटिक में है। तो दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक कि मध्य अटलांटिक? बरमूडा तो नॉर्थ में है। पर दिख रहा है सर उत्तरी बरमूडा ट्रायंगल यहीं पर है, बरमूडा दिख रहा है ना? हाँ। तो बरमूडा बचकर किसका है? यूके का। अब बरमूडा को याद करने का तरीका होता है प फ ब। प से प्यूर्टोरिको, फ से फ्लोरिडा और ब से बरमूडा। 3 ऐसे आइलैंड है, चाहे जगह के नाम है, कि उसके घिरने से क्या बनता है? बरमूडा ट्रायंगल। देखिए यहां पर दिया होगा प्यूर्टोरिको है ना, बरमूडा, और एक क्या बताया है? प से हो गया प्यूर्टोरिको, फ्लोरिडा इधर होगा। फ्लोरिडा अमेरिका का भाग है, ई वाला भाग फ्लोरिडा का सबसे आता है, ये वाला भाग। तो यहां से एक ऐसा क्या बनता है? त्रिकोण बनता है। जो ये त्रिकोण बनता है क्या बनता है? बरमूडा ट्रायंगल। और बरमूडा ट्रायंगल की विशेषता क्या है? इसमें वो जहाज जो जाता है सर वो डूब जाता है। वो खींच लेता है। चुंबकीय क्षेत्र वहाँ कौन बताएगा सही कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है? काली जी, शायद मैं आप लोग बताया था बहुत दिन पहले। जी सर बताया था कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर मैं नहीं बताया था, मैं चुंबक नहीं बताया था। अश्वत्थांश वो बरमूडा ट्रायंगल में क्या ऐसे रीजन है कि पहले, अब नहीं, पहले जहाजें डूब जाया करती थी या हवाई जहाज भी नीचे गिर जाता था। चुंबकीय क्षेत्र के तो याद आ रहा है। वहां पर कोई चुंबक नहीं पाया गया। वो हवा का सर अच्छा अश्वत्थांश जो होता है सर वो उससे कुछ रिलेटेड चक्रवात एक अक्षांश बरमूडा ट्रायंगल के पास है, देख लीजिए। अश्वत्थांश 30 से 35 डिग्री के बीच में होता है, वो चीज वहां नहीं है। और कोई रीजन? क्योंकि सर वहाँ पे लो प्रेशर होता है, और जब ऊपर से हाई प्रेशर उतरती है तो राइट। बरमूडा ट्रायंगल के जहां पर पानी जगह है, एक तो पहले वहां पर विभिन्न प्रकार के जो समुद्री गतिविधियां हैं, अंदर जो चट्टाने हैं, मैग्नेट नहीं है, समुद्र का धारा होता है ना, समुद्र में करंट होते हैं। तो समुद्र के करंट जब आगे बरमूडा में पड़ता है तो इस देख लीजिए ये कैसा जगह है, यहाँ पर कई द्वीप पाए जाते हैं। तो एक तो पहले पानी वहां का घुमावदार हो जाता है, नीचे का हो जाएगा घुमावदार। गंगा नदी में हम कहते हैं कि चौको हमें नाव क्या हो गया, फंस गया। तो एक तरफ वहां का पानी का सर्कुलेशन है, नीचे टर्न ले लेता है। कोई जब इंजन तेजी से काम करता हुआ आएगा तो भी वहां पर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। और दूसरी, इस एरिया में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर हाई प्रेशर जोन पाया जाता है। ऊपर से जब हाई प्रेशर जोन किससे बनता है, किससे बनता है? हवा। हवा नीचे उतरती है, कौन हवा नीचे उतरता है? जेट ऑफ स्ट्रीम। तो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर आकाश से नीचे क्या उतरता है? जेट ऑफ स्ट्रीम। मतलब कि कोई भाग ऐसा हो कि जिस पर ऊपर से हवा तेजी से नीचे उतरे और यहाँ पर कोई जहाज उड़ रहा हो, इतना भयंकर उतर हो कि जहाज को क्या करेगा, नीचे दाब देगा। और जहाज थोड़ा सा भी विचलित होता है तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि जहाज बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। तो जहाज को अगर पथ से परिवर्तित कर दिया जाए या जहाज उतनी चाल नहीं हो तो उस हाई प्रेशर से दब के कहाँ चला जाएगा, नीचे। और नीचे आएगा तो ऑलरेडी वहां पर पानी के घूरने से एक लो दाब बना हुआ है, बस तुरंत खींच लेगा। तो लगता है कि क्या है, वहां कोई चुंबक खींच रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका द्वारा कई भेजे गए जो जहाज भेजे जा रहे थे, चाहे अमेरिका कुछ लोग अटैक करने आ रहे थे, तो वो बरमूडा ट्रायंगल में फंस के क्या हो जा रहे थे, खत्म। कई पायलट फंस गए। तो उस समय वहां के पायलट जो थे वो अपने जहाज चलाते थे 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर। और जेट ऑफ स्ट्रीम हवा की चाल कितनी होती है, कभी कभी 350 किलोमीटर पर आवर होती है। तो 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई अगर 250 किलोमीटर पर आवर के जहाज को नीचे दाब दे तो जिसका गति कम होगा क्या होगा, हार जाएगा।
तो इसलिए फाइटर प्लेन उसके गति से नीचे दब जाते थे और डूब जाते थे। समुद्री जहाज कोई से होकर के गुजरा तब फंस ही जाएगा, पक्का फंस जाएगा। सरगैसो सी में भी, सरगैसो सागर में सरगैसम नामक घास इतना लंबा लंबा होता है कि अगर जहाज उसमें घुस जाएगा तो उसके इंजन में फंस जाएगा, और जहाज लंबे समय तक फंस जाएगा, कोई मदद नहीं मिलती है तो ही डूब जाएगा। तो ये दो बड़ी भयानक चीज है। सरगैसम तो भयानक नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऊपर से भी हवा नीचे उतर रहा है और नीचे भी चकोह पैदा हो रहा है। तब मिला जुला के वहां पर क्या हो जा रहा है? तो मैपिंग का मतलब है कि आपको कोई जन्म घूंटी नहीं है। सबसे बड़ी है कि ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर गुजरने वाले देशों के नाम, राजधानियों के नाम याद रखिए। कर्क पर, मकर पर, विषुवत पर कौन देश गुजरता है, कौन देश विषुवत रेखा के ऊपर है, कौन नीचे है, आपको लिखाने की चीज नहीं है, करने की चीज है। कल जितना जितना हो सके लिखा के लाइए। देखते हैं कितने लोग दिखाते हैं, मुड़ी हिलाते हैं कि लिखा के मिलाते हैं। आज जिनके पास वर्ल्ड मैप नहीं होगा, सादा हमसे आके ऑफिस पैसा ले लेगा, हम देंगे 5 रुपया, 5 मिल जाएगा। तो कर्को रेखा हो जाएगा, मकरो हो जाएगा, विषुवतो हो जाएगा, सब हो जाएगा। सादा बनाना है। उस मिलता है नहीं, मतलब ये तीनों, मतलब उसमें तीनों करना है। केवल विश्व का मैप रहेगा, तीनों रेखा रहेगा, तीनों आप किसी देश का नाम नहीं लिखा रहेगा। आप क्या करोगी कि अपने एटलस से चाहे मोबाइल से उन सब देशों के नाम को हम पर लिखोगे। एटलस सबके पास होना ही चाहिए, भले 1 महीना मोबाइल रिचार्ज होना, क्या रतन जी, लेकिन एटलस होना ही चाहिए। ठीक है, रोशन जी क्या रही है? वो जो एनसीईआरटी वाला पेज था कल के बाद लगा दीजिए। कल के बाद जो पढ़ाया था उससे लगा। कल जो पढ़ाया उसके बाद क्या पढ़ाना था? पृथ्वी गति पढ़ाना था, मानचित्र लगा हुआ था हमको। चैप्टर बनाओ। देखिए थोड़ा सा लोग देख लें, हम लोग गति बढ़ा दी, रिविजन करा दें एनसीईआरटी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री कोण बनाता है, हम लोग को बता दिया था। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसका आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है और दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। देखिए एक नया पॉइंट मिला ना पढ़ने से। प्रदीप्ति वृत्त क्या करेंगे, मतलब कि अगर मेरी छाया दिख रहा है, मेरा छाया अगर कहीं पड़ रहा है तो छाया वाले भाग से दिन की क्या होगा, दिन एक बार क्या होगा, रात होगा। माने कोई एक ऐसा सर्कल होगा कि इसके इधर क्या होगा प्रकाश, इधर क्या होगा अंधेरा। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन को प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र संख्या 2 में देख सकते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल जो मैंने आपको ये 66 बताया था, क्योंकि ये 23.5 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 66 हो गया। अब इसमें आते हैं प्रदीप्ति वृत्त। देखिए अब क्या है कि एक तरफ क्या है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इधर क्या है अंधेरा है। तो ये जो सर्कल है, एक सर्कल बनेगा ना, तो आधे भाग में प्रकाश होगा, आधे भाग प्रकाश नहीं होगा। दूसरों क्या कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। अब आगे बढ़ते हैं। यही जो मैंने फिगर आपको बताया था ना, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च यहाँ पर बताया था। इसमें देखिए और थोड़ा सा बढ़िया से दिया हुआ है, क्योंकि ये 3D होगा। देखिए शरद ऋतु,
मैंने बसंत कहा था, हालांकि इनको यहाँ पे शरद ऋतु में चाहिए और यहाँ पर इनको बसंत लिखना चाहिए था। हम बसंत लिखेंगे, बसंत ऊपर लिखा हुआ है। लिखा है बसंत, ठीक लिखा हुआ है, लेकिन शरद दोनों समय होता है, नहीं पता कि दोनों में ठंडा मौसम होता है। तो ये देख लीजिए कि अब देखिए भारत कहाँ इसमें, ये हो गया अगर इक्वेटर, तो भारत कहाँ है, यहाँ पे। भारत कहाँ है, यहाँ पर भारत है, यहाँ पर, और भारत इसमें यहाँ पर। देखिए ये भाग एकदम सूर्य के सामने पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, वही दिखा रहा है। पढ़ लीजिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगा। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365.4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मान लेते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। 6 घंटा कब जोड़ते हैं, लीप ईयर में। 4 वर्षों के बाद फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, 29 दिन का, क्योंकि 6 घंटा हम लोग एक्स्ट्रा कब जोड़ देते हैं, जब फरवरी को 29 कर देते हैं। ठीक है, अब है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 दिन के बराबर हो जाते हैं। इससे अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, 29 दिन का होता है। ठीक है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगेगा कि अगला लीप वर्ष कब होगा। अभी 28 दिन फरवरी खत्म हो गया ना, कब से 28 चल रहा है, लीप ईयर कब होगा, कैसे करेंगे, जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से जो पूरे तरह डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा, लीप हो जाएगा। अच्छा 23 लीप ईयर नहीं है ना, क्योंकि 3 है तो 4 से भाग नहीं लगेगा। 24 क्या होगा, 4 6 24 लीप ईयर होगा। अगला बार फरवरी 29 दिन का होगा, ठीक ना। आज जिनका 29 फरवरी का जन्मदिन होगा केक का पैसा बचेगा। अच्छा जन्मदिन मनाता होगा, लेकिन नहीं मनाता। सर आज किसी का जो बर्थडे है, राजी का बर्थडे है, आज भाग गया है। राजू का बर्थडे है, हां मिस कर रहा है ना, आज है ना है। ठीक। अब आगे आते हैं कि ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष की गर्मी सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अगर एक ही परिवर्तन नहीं हो, हम लोग पृथ्वी एक ही जगह रहे, चारों तरफ नहीं घूमे, तो ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। रजू को फोन लगाओ, फिर भूल जाएंगे। नंबर है, क्लास खत्म हुआ, अच्छा हम लगा लेना, चलो ना। क्लास मिस करने में क्या दिक्कत है यार, ऑनलाइन देख हम मिस कर देते हैं। अगला, गुरुकुल में सब समान है, ये क्या होता है। रोशन जी भाग गया, बोल रहा है कट नहीं किया, कुछ नहीं किया, खाली बगल में गए तो हो गया। अब कह रहा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका, जो बताया तो पहले फिगर में, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। मतलब बताया था आपको कि 6 महीना दिन कैसे होता है और रात्रि कैसे होता है, दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत, चाहे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरायण बोलते हैं, ठीक ना। उत्तरायण को हम लोग मिला देते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, 22 दिसंबर क्या होता है, सूर्य दक्षिणी ध्रुव के झुका होता है, कारण मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े दिन
भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है, मतलब ठंडा पड़ती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? हमारे यहाँ क्रिसमस दिसंबर में होता है, ठंडा होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस क्या होता है? भयंकर गर्मी होती है। क्यों होती है ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ गया? यहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया है। तब मकर रेखा जब गुजरती है यहाँ पे, तो हम लोग के यहाँ क्या होता है? ठंडा। और सूर्य कहाँ रहता है? यहाँ पर। तो गर्मी यहाँ पर रहेगी। हम लोग यहाँ क्रिसमस जाड़े में, वहाँ क्रिसमस क्यों? सूर्य के दक्षिण अयनांत में होने के कारण होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर में देखिए बहुत लोग ये गड़बड़ लिख देते हैं, पढ़ देते हैं। कहीं कहीं कोई लिख देगा 22 मार्च, लेकिन हमेशा 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए कोई झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन क्या होता है? बराबर, जिसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाए? शरद ऋतु। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होते रहते हैं। आप सवाल बनाइए इसका। बोलिए नवरतन जी, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? अक्ष का 70 डिग्री है और कक्षीय कोण कितना है? 66 है। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें, बताइए कोई। अपने जगह पर जब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? और जब सूर्य घूमती है क्या बोलते हैं? परिक्रमण। लीप वर्ष सबको पता ही है। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए क्या होता है? उत्तर अयनांत में कर्क रेखा पर सूर्य झुका रहेगा और दक्षिण अयनांत में मकर रेखा पर झुका रहेगा। फिर विषुव क्या है? तो वही बसंत विषुव और शरद विषुव, मतलब कि जिस रेखा पर अगर मान लीजिए नीचे है तो नीचे गर्मी होगा, ऊपर बसंत हो जाएगा, और ऊपर गर्मी तो नीचे क्या हो जाएगा? बसंत। उल्टा क्या हो जाएगा? शरद ऋतु हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? कह रहे कि दक्षिणी गोलार्ध में माने नीचे वाला भाग में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। ऐसा क्यों है? ठीक बात है, झुकाव ज्यादा है इसलिए होता है। अपक्षीय चिन्ह सही उत्तर चिन्हित करें। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने दिन, उसमें रात्रि क्यों होती है? कल मैं बताया था ना कि जब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री में सूर्य इधर आता है, 6 महीने इधर आता है, रहेगा ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब 6 महीना इधर सूर्य चमकेगा तो इधर वाले भाग में क्या होगा? प्रकाश रहेगा 6 महीना तक। ये छुपेगा ही नहीं छुपेगा, क्योंकि वो चपटा है ना, तो पृथ्वी घूमने से प्रकाश होता रहेगा। और जब नीचे चला आएगा तो इधर प्रकाश ऊपर नहीं जाएगा, इधर क्या होगा? 6 महीना अंधेरा हो जाएगा, इधर 6 महीना दिन हो जाएगा। यही रीजन होता है कि जब सूर्य विषुवत रेखा से उत्तर 6 महीना रहता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना का दिन, और जब विषुवत रेखा से नीचे 6 महीना होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना का रात और दक्षिण में 6 महीना का दिन होता है। ये कंडीशन है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? हाँ, उत्तर हो जाएगा। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? विषुवत वृत्त को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। कौन तारीख को? 21 मार्च। 21 मार्च हो ना, इस पर 21 आएगा, 21 को और 23 को, सितंबर में 23, 21 मार्च, इसमें एक ही है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जाड़ा में पूरा उत्तरी गोलार्ध। ठंडा में अमेरिका में नहीं मनाया जाएगा, न्यूयॉर्क में, और फिर ठंडे मनाया जाएगा, लंदन में ठंडे मनाया जाएगा। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति कारण होती है? एक लीप वर्षों की दिनों की संख्या कितनी होती है? माने सॉरी 366।
और पृथ्वी की प्रतिदिन गति को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के प्रतिदिन गति को बोलते हैं दैनिक गति। क्या बोलते हैं? दैनिक। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है। किस कक्षा में? वृत्ताकार कक्षा घूमती है ना। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? कर्क पर। और ऋतु में दिन छोटे होते हैं। किस ऋतु में? शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ये सब सवाल बना लीजिए, आगे आइए। धागा फागा हम लोग छोड़ दें कि बच्चे मेरे घर पे एक्टिविटी करते रहते हैं बहुत ज्यादा। थीमेटिक मानचित्र देखो, अब सवाल कोई पूछ देगा, हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा, ये प्रयोगशाला के लिए है। कहता है कि थीमेटिक मानचित्र किसे कहेंगे? पढ़ो। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान तेज के कान तक मेरे है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करती है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण। मतलब कि वैसा मानचित्र जिससे सड़क, ठीक है, वर्षा, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि क्या बोलते हैं? थीमेटिक। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जा सकता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। किसी भी जगह से किसी जगह क्या हम लोग दूरी किससे माप सकते हैं? मैप माप सकते हैं। कैसे मापेंगे? चलो हम दूरी नापवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, जब आपको लक्ष्मण बाण लगा था तो रुक दे।